बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम अपना 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन जो है उसका फ़र्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन कशिश शकल यानी कि ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन कितनी फ़ोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है उसे कशिश शकल कहा जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। बेटा 1860 से पहले गलीलियो एक साइंसदान था। अचानक वो अपने एक बाग में बैठा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि कैसे चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है या ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है, ये वजह तलाश कर रहा था। तो बैठे बैठे अचानक वो जिस दरख्त के नीचे था बैठा हुआ था, उस दरख्त वो एप्पल का दरख्त था, वहाँ से एक एप्पल फॉल किया। तो उसने फौरी तौर पे उसके जहन में आइडिया आ गया कि चाँद को ज़मीन के गिर्द या ज़मीन को सूरज के गिर्द, सियारों को एक दूसरे के गिर्द घूमने पे कौन सी चीज़ जो है वो मजबूर करती है। तो ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ज़मीन की कोई ना कोई कशिश की क़ुव्वत है जिसको ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है। वो जो है वो चाँद को ज़मीन के गिर्द घूमने, क्योंकि उसके ज़हन में ये सवाल था कि चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो ये बाहर क्यों नहीं अपने ऑर्बिट से निकलता। कोई ना कोई चीज़ तो है जो इसको वहाँ पे गर्दिश करने पे मजबूर करती है। तो वहाँ से फिर उसने आइडिया ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ SLOs के मतलब बता दूँ। आज का लेक्चर जो है पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, स्टेट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, हाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंसिस्टेंट विद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो कहता है न्यूटन थर्ड लॉ, सॉरी यहाँ पे है न्यूटन थर्ड लॉ, हाउ न्यूटन थर्ड लॉ कंसिस्टेंट विद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो किस तरह से न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ताल्लुक़ रखता है। तो सबसे पहले हम जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कायनात में हर जिस्म जो है यूनिवर्स में वो हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। जैसे हम अपनी लाइफ में देखें तो हम हर दूसरे पर्सन को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन वो हमें फील नहीं हो रहा। उसके मतलब भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा अ फोर्स ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरी बॉडी, हर जिस्म जो है इन द यूनिवर्स कायनात में अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसी से मुनासबत से जो है न्यूटन ने एक लॉ पेश किया जिसको ग्रेविटी के लिए, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी स्टेटमेंट हम सबसे पहले जो है उसको डिस्कस करेंगे। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कायनात में हर जिस्म जो है अट्रैक्ट करता है हर दूसरे जिस्म को विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो उनकी मासेस की प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और वो कौन सा डिस्टेंस जो उनके सेंटर के दरमियान लाई कर रहा है। अब यहाँ पे दो तीन बातें जो हैं उनको, दो पॉइंट जो हैं उनको बड़ा गौर से समझने की बात है कि एक तो वो तो हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ लिया, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, कायनात में हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है विद द फोर्स, लेकिन एक फोर्स के, और वो फोर्स क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है?
प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि तनासब रास्त, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। यानी कि दोनों के अगर मासेस, दोनों बॉडी जो हैं आपके सामने, ये दो बॉडी मैंने बनाई हुई हैं, दोनों बॉडी जो हैं उन दोनों का मासेस की प्रोडक्ट, उन दोनों के मासेस के हासिल ज़रब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मासेस बढ़ने से जो है वो फोर्स भी क्या करेगी, बढ़ेगी। एंड इन्वर्सली, इन्वर्स का मतलब होता है माकूस, तनासब माकूस। माकूस का मतलब होता है उलट। उलट का मतलब होता है, यहाँ पे उसने कहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, उनके मरकज के दरमियान जो फासला होगा उसके मरबा के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि स्क्वायर के लिहाज से वो कम होती जाएगी जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ये बात याद रखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये चार की पॉइंट हैं। इन की पॉइंट को अगर आप एक को भी मिस कर देते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो एक भी नहीं आपको मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो लिहाजा आप फिर ज़रा देख लें, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, कायनात में हर जिस्म जो है अट्रैक्ट करता है एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ। और वो फोर्स कितनी है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, दो चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, उन मासेस के सेंटर के दरमियान जो फासला है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम यहाँ पे इसकी वजाहत करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, दो मासेस हैं आपके सामने हैं, एक M1 है और दूसरा M2 है। M1 जो है M2 को ऊपर जो है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। M2 जो है M1 के ऊपर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। और इन दोनों के जो मरकज़ हैं उनके दरमियान ये जो फास्ट डिस्टेंस है वो D है। तो अब हम अपनी डिफाइन के मुताबिक जो है इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फोर्स उसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स क्या है, फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, M1 और M2 दोनों मासेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की मासेस की मकदार जो है उसकी प्रोडक्ट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना मास बढ़ता जाएगा डिस्टेंस कम होता जाएगा, फोर्स उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपने अभी डिफाइन में पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो लिहाजा ये 1/d² की शक्ल में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि d ऊपर जाके जो होता है d² वो इन्वर्स ही होगा। तो लिहाजा हम इसको 1/d की शक्ल, d² की शक्ल में लिख देंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को, ये वाली फर्स्ट वाली और सेकंड वाली को हम कंबाइन कर देंगे तो कंबाइन करने से हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है क्या, तो G जो है वो इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये असल में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को कहते हैं यूनिवर्स। ये कायनात के अंदर जितना भी ग्रेविटी के कानून के लिए जो है वो हम ये कैपिटल G यूज करते हैं, इस G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू भी है, कोई मखसूस वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दोबारा सुन लें, 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब आप अक्सर औकात बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये G की वैल्यू यही क्यों है, ये चेंज क्यों नहीं हो सकती। ये बेटा कुछ चीज़ें जो हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कैपिटल G की, तो लिहाजा जो मयार मुकर्रर कर लिए जाते हैं उसमें चेंजिंग नहीं आती। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ चीज़ें जो हैं जिनको हम जैसे यूनिट वगैरह स्पेसिफिक यूनिट होते हैं, तो इस तरह ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसको चेंज करेंगे तो हमारी जो है क्वांटिटी जो है उसमें जो है वो वेरिएशन आएगा, उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आ सकती। जिस तरह आपने न्यूटन लॉ ऑफ
सेकंड लॉ में जो है वो आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो है वो के कांस्टेंट यूज़ करते हैं, लिहाजा ये जी है। तो जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो है हम ये सारा टॉपिक डिस्कस करने के बाद हमें ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर पूछा जाता है, वाई वी कैन नॉट फील ग्रेविटेशन फोर्स अराउंड अस। हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपने इर्द गिर्द क्यों नहीं फील करते। जाहिर सी बात है कि हमारे और ज़मीन के दरमियान जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है या ऑब्जेक्ट के दरमियान जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू जो है जी, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो बहुत समाल है, जिसकी वजह से हम अपने इर्द गिर्द अजसाम में जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील नहीं करते। इसके बाद आ गया एक और क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज के अंदर आपसे पूछा जाएगा, वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गैव अप आइडिया ऑफ ग्रेविटी। अर्लियर साइंटिस्ट क्यों नहीं आइडिया ऑफ ग्रेविटी दे सके। तो याद रखें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है डिस्कस करते हुए बताया था कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो था आइजैक न्यूटन जो था उसने 1860 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो है आइडिया ऑफ ग्रेविटी पेश किया था, तो लिहाजा डिस्कवर किया था। उससे पहले कोई साइंटिस्ट नहीं था जो ग्रेविटी का आइडिया दे सकता हो, तो लिहाजा हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट जो था वो आइजैक न्यूटन था, आइजैक न्यूटन जिसने हमें ग्रेविटी का आइडिया फर्स्ट टाइम दिया था 1860 में। और इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अ फोर्स, वो फोर्स ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एवरी बॉडी, हर जिस्म जो है अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद जो गुज़श्ता 2 से 3 मरतबा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेगुलरली कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये क्या है, अब आपको अभी मैंने बताया था जी क्या है, व्हाट इज जी। इसका व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज जी। तो जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू के मतलब फिर वो पूछ सकता है, इसकी वैल्यू जो है वो 6.673 × 10⁻⁻11 है। इसके यूनिट के मतलब पूछ सकता है व्हाट इज इट्स यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो इसके यूनिट के मतलब अगर बताए तो आप फौरी तौर पे लगा सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये वाला जी जो है, स्मॉल जी जो है, इसको हम याद रखें कि स्मॉल जी के लिए हम ये एब्रीवेशन जो है यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन के लिए। किसके लिए? ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन। ये आप दूसरे चैप्टर में लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, और इसका यूनिट जो है वो आपके सामने है मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेरेशन का यूनिट जो है वही ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन का यूनिट है। अब इसके बाद फिर ज़रा दोबारा यहाँ से देख लें ग्रेविटेशन को, लॉ को, कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कायनात में हर जिस्म अट्रैक्ट करता है एवरी अदर बॉडी को, हर दूसरे जिस्म को, विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी कि उनके मरकज़ के दरमियान फासला के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उनकी मासेस की प्रोडक्ट के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए मासेस जो हैं अगर बढ़ते जाएंगे तो उनके दरमियान जो है वो क्या होता जाएगा, डिस्टेंस जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मरकज़ के दरमियान डिस्टेंस है कम होने से जो है, और मासेस की प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज होने की वजह से फोर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर हम इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, तो डिस्टेंस के बढ़ाने से जो है फोर्स क्या हो जाएगी, वो इन्वर्स हो जाएगी। फोर्स इन्वर्स का मतलब है माकूस हो जाना, उलट हो जाना, कम हो जाना। तो लिहाजा जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो फोर्स क्या होती जाएगी, उसके स्क्वायर के लिहाज से कम होती जाएगी। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।